ताजा टीवी के सागर मंथन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही सामयिक और बहुत ही ऐसे विषय पर बातचीत करेंगे जिसका सार्वजनिक जीवन के साथ बड़ा सीधा नाता है, और वो विषय है सार्वजनिक जीवन में से दूर होती युवा पीढ़ी। भारत की आज़ादी के बाद एक जज्बा आया था लोगों में। आज़ादी की लड़ाई समाप्त हो गई थी और लोगों ने समझा कि सिर्फ आज़ाद होना ही काफ़ी नहीं है, देश का स्वतंत्र होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके बिना हम काम नहीं कर सकते, गुलामी में काम नहीं हो सकता। लोगों ने लड़ाई लड़ी, ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी, ऐसे साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी जिसके बारे में कहा जाता है कि उसका कहीं सूर्यास्त नहीं होता, पूरे दुनिया में छाया हुआ था। उस ब्रिटिश साम्राज्य को महात्मा गांधी के नेतृत्व में आज़ादी के संघर्ष में, जो पूर्ण अहिंसा का संघर्ष था गांधी जी का, उसके माध्यम से हमने ब्रिटिश साम्राज्य को दूर खत्म किया। ये दुनिया में अपने आप का एक उदाहरण था। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोगों के क्रांतिकारियों की कोई भूमिका नहीं थी, उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी, लेकिन आज़ादी के लिए अहिंसा को आगे रख करके संघर्ष करना ये बहुत बड़ी बात थी और हमारा देश आज़ाद हुआ। उसके पश्चात एक प्रकार का एक खालीपन आया कि क्या किया जाए, देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जाए। तो जहाँ देश की बड़ी बड़ी योजनाएं बनी, पंचवर्षीय योजनाएं बनी, कार्य हुए और आगे बढ़ने की हुआ, वहाँ एक ये भी आया कि देश में एक बहुत बड़ी संख्या गरीबों की थी, एक बहुत बड़ी संख्या अनपढ़ लोगों की थी, एक बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की थी जिनको स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिलती थी, चिकित्सा का न्यूनतम साधन नहीं मिलते थे। तो इतने सारे बड़े काम को देश को बनाने के लिए सिर्फ उद्योग व्यवसाय के अलावा हमें ऐसी चीज़ की जरूरत पड़ी कि कैसे हम लोगों को न्याय दिला सकें, कैसे लोगों को जिंदा रख सकें, कैसे लोगों को सुविधाएं दे सकें, जिससे आज़ादी का जो फल है उनको भी प्राप्त हो। क्योंकि आज़ादी का फल ये नहीं था कि वो कुछ लोगों के लिए आज़ादी थी, सब लोगों को आज़ादी का सुगंध तब मिलती है जब लोगों को उसके जीवन यापन की सुविधाएं मिली। तो उसके लिए लोगों ने समझा सामाजिक कार्य का एक जज्बा शुरू हुआ। स्कूलें खुली, कॉलेज खुले, हॉस्पिटल्स खुले, सार्वजनिक कार्य हुए, शिक्षालय खुले, लाइब्रेरीज खुली, पुस्तकालय खुले और अनेक जीर्णोद्धार हुए। हरिजनों को उद्धार के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए दुनिया भर की संस्थाएं बनी, एक के बाद एक, और बहुत बड़ा काम हुआ जिसका उसका नतीजा ये हुआ कि आज हम, हालांकि आज़ादी के हमारे 70 वर्ष से अधिक हो गए, तो आज एक बहुत बड़ा नेटवर्क हमारे यहाँ तैयार हो गया। इसका सबसे बड़ी देखिए, दुनिया में जब भारत को आज़ादी मिली उस वक्त देश के, दुनिया के और भी कई देशों को आज़ादी मिली, लेकिन उन देशों में अराजकता फैल गई, पूर्ति लाइन खत्म हो गई, सामाजिक न्याय लोगों को नहीं मिल पाया आज़ादी के बावजूद, और कई जगह तो सैनिक शासन हो गया। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं हुआ। हमारे देश में एक पल के लिए भी अराजकता नहीं हुई। अंग्रेज गए, उसके नेक्स्ट डे हमने पूरा संभाल लिया, और उसका बहुत बड़ा कारण, उसका बहुत बड़ा श्रेय हमारे उन लोगों को है, तपस्वियों को है, उन विदुषों को है, जिन्होंने सब चीज़ों की जो माने अंतरंगता थी कायम रखी। उन्होंने कोई चीज़ ख़त्म नहीं हुई, बल्कि और आगे स्पीड के साथ बढ़ाया हमने। और उसके लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं की एक बहुत बड़ी पौध थी, जो लोगों ने सेल्फलेसली, बिना किसी स्वार्थ के काम किया। चाहे वो कैलेमिटी का काम हो, चाहे वो प्राकृतिक विपदा का काम हो, लोगों को पढ़ाने का काम हो, प्रौढ़ शिक्षा हो, बाल शिक्षा हो, एक बहुत बड़े स्केल में काम हुआ, और उसके लिए सामाजिक कार्यकर्ता हुआ। आज हम कलकत्ते को देख लें। आज कलकत्ते में जो स्कूलें खुली हैं, उन लोगों ने खुली जिन लोग, जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे, अनपढ़ थे, 4th क्लास पास थे, उन्होंने बड़ी बड़ी स्कूलें खोली, क्योंकि उनको ये एहसास हो गया कि आने वाला समय जो है वो शिक्षा का है, आने वाला समय ज्ञान का है, आने वाला समय टेक्नोलॉजी का है। तो जब तक हम शिक्षा, ज्ञान और टेक्नोलॉजी के विभिन्न आयाम नहीं शुरू करेंगे, तब तक हम देश को आज़ादी का जो फ़ायदा है, लाभ है, वो हम लोगों को दिला नहीं सकेंगे। और इतनी बड़ी स्कूल कॉलेज खुली आज हिंदुस्तान में, ठीक है, दुनिया में और लोग बहुत आगे बढ़े हैं। आज स्कूल कॉलेज का एक नेटवर्क है, एक सिलसिला है। फिर भी आज भी हमारे गांव अछूते हैं, आज भी बहुत बड़ी जनसंख्या का अछूता है। महिलाओं पर तक वो रोशनी नहीं पहुंची जो पहुंचनी चाहिए। कई बातें हैं जो आज भी हम पिछड़े हुए हैं, और आज भी सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्य की, सेवा के कार्य की उतनी ही जरूरत है जितने की पहले थी।
लेकिन आज सबसे बड़ा संकट है कि समाज के जो अब नई पीढ़ी जो आ रही है, जिन्होंने शायद आज़ादी की लड़ाई नहीं देखी, जिन्होंने उसको महसूस नहीं किया, भविष्य के आने वाली समस्याओं को जो हमारे पहले की पीढ़ी महसूस करती थी कि 50 साल बाद क्या होगा, वो अब नई पीढ़ी महसूस नहीं कर रही है। उसकी वजह से एक संकट हो गया। तो आज संकट के कारण है कि जो जो सार्वजनिक संस्थाएं थी, सार्वजनिक कार्य जो करते थे, उन कार्यों का एक प्रकार का संकट आ गया लोगों में। अब लोग नहीं है, पैसा है, धन की कमी नहीं है, लेकिन कार्यकर्ता नहीं है। उसको कौन करेगा, कौन? काम बहुत, आज भी काम करने के लिए बहुत काम है। आज गरीबी खत्म नहीं हुई, आज भी गरीबी है, और शिक्षा भी आज है। आज ड्रॉप आउट्स हो गए। अभी आंकड़े निकलते हैं कि आज लड़कियां पढ़ती है लेकिन उनका ड्रॉप आउट हो जाता है, और नहीं पढ़ पाती, 6ठी क्लास 7वीं क्लास का नहीं पढ़ पाती, घर के काम है, आदि आदि कई समस्या है। लेकिन युवा पीढ़ी जो है थोड़ी इस मामले में निर्लिप्त हो गई है, वो जा रही है, दूसरे तरह के कामों में जा रही है। ये एक संकट है जिसका सामना हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के लोग कर रहे हैं। आज हम इसी बात को बात करेंगे, इसी पर परिचर्चा करेंगे कि ये सार्वजनिक जीवन से जो युवा पीढ़ी के बल पर हम काम करते थे, जो पीढ़ी आधार काम करती थी, अपने स्वार्थ को छोड़ करके जन स्वार्थ के लिए काम करती थी, जन बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए काम करती थी, वो आज इतना संतप्त क्यों है, वो इतनी निर्लिप्त क्यों है, वो इतनी शांत क्यों है? तो इस पर हम बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में दो बहुत विशिष्ट व्यक्ति आए हैं, जिनसे पहले मैं आपसे उनको रूबरू करूँ, आपसे उनका परिचय कराऊँ। दाईं ओर बैठी है श्रीमती मधु शुक्ला। ये बहुत अच्छी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वैसे उद्यमी भी हैं। महिलाएं उद्यमी बहुत कम हैं, ये हैं उद्यम, खुद उद्यम करती हैं, समाज का काम भी करती हैं, और ऑल इंडिया मारवाड़ी महिला समिति की कमेटी के सदस्य भी हैं। पास ही बैठे हैं श्री सत्यनारायण जी देवरालिया। ये अग्रसेन बालिका विद्यालय, अग्रसेन बॉय स्कूल, इनके चेयरमैन हैं। और चौकलिया जो है झारखंड के पास, वहाँ एक बहुत बड़ी गौशाला है, वहाँ पर गायों का ध्यान फाउंडेशन द्वारा स्थापित, वहाँ पर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, गायों की सेवा कर रहे हैं। श्री राम सेवा समिति से जुड़े हुए हैं। सोनलाल देवरालिया विद्यालय इनके पारिवारिक स्कूल है, जिसमें भी काफ़ी काम है। तो यानी कई तरह के शिक्षण संस्थाओं के, गौ सेवा आदि के मूलक काम ये कर रहे हैं, एक्टिवली कर रहे हैं, अपना पूरा जीवन खपा रखा उन्होंने। इन दो से हम बातचीत करेंगे। चलिए हम बातचीत की शुरुआत पहले करते हैं मधु शुक्ला जी से। मधु शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जैसा मैंने बताया कि एक पीढ़ी थी आज़ादी के बाद जिन्होंने सामाजिक सार्वजनिक कार्यों को एडॉप्ट किया, आत्मसात किया, निस्वार्थ भाव से सेवा की। तो आपने भी इस बात को महसूस किया, क्योंकि आप खुद सामाजिक कार्यकर्ता हैं, महसूस किया होगा कि जो हमारी युवा पीढ़ी, नई पीढ़ी है, वो उनको इतनी दिलचस्पी नहीं है कामों में। आपको नहीं मैंने पैसा है, लोग पैसा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो उनके पास समय नहीं है, या वो किसी दूसरे कामों को ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं। तो एक संकट आ गया है। इस बारे में क्यों संकट आया है, ये क्या कारण है, और कैसे उनमें जागृति पैदा हो? क्योंकि सामाजिक काम नहीं होगा तो फिर आप समाज को सद्भाव नहीं दे सकते, समाज का माने उसका बहुचारित्रिक विकास नहीं हो सकता, जबकि बहुत जरूरत है। सब तरह का विकास होना चाहिए, सार्वजनिक विकास होना चाहिए। मधु शुक्ला जी, आज का विषय बहुत समसामयिक है। वास्तव में हम लोग देख रहे हैं कि हमारी ये जो युवा पीढ़ी है समाज से दूर होती जा रही है। तो कोई भी समस्या जो आती है उसके कई कारण होते हैं। पहला कारण मुझे जैसा लगता है वो अपने घर से होता है। घर में आज बच्चे परिवार वालों से, रिश्तेदारों से ज़्यादा मेल जोल नहीं रखना चाहते हैं। उनका अपना एक दायरा है, उसी दायरे में उनके जो मित्र हैं उन्हीं से मिलना जुलना, उन्हीं के संग उठना बैठना करते हैं। तो ये जो है माता पिता का पहला कर्तव्य है कि वो उनको उस जगह, उस मार्ग पे उत्साहित करें कि आप पहले अपने परिवार के लोगों से, रिश्तेदारों से मिलना जुलना सीखिए। उसके बाद आप जहाँ रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, वहाँ जो हैं, जो बुजुर्ग हैं या कोई किसी को किसी तरह की सहायता चाहिए तो उसमें बढ़ चढ़ के भाग लीजिए। लेकिन ये माता पिता की तरफ से कोई आजकल ये राह नहीं दिखाई जाती है। तो सबसे बड़ा दोष तो परिवार का ही हम कहते हैं। उसके बाद क्या है कि जितना भी सोशल मीडिया का बहुत बड़ा इसमें अंश है। सोशल मीडिया के पीछे युवा पीढ़ी पागल है। जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं, अगर वो हमें या युवा पीढ़ी को देते हैं ये कि आप आगे आइए, समाज के लिए कुछ काम करिए, इतना स्व केंद्रित हो गए हैं बच्चे
कि उनको अपने छोड़ के अपना घर, अपना रूम से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। घर तो छोड़ दीजिए, अपने रूम में ना किसी को आने देना, ना उनको बाहर जाना। तो इतना स्व केंद्रित होना अच्छा नहीं है, अपने व्यक्तित्व के लिए भी नहीं अच्छा। ये बहुत एक खतरनाक बीमारी की तरह होता जा रहा है। जब ये बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ती है तब ये इसका अंत बहुत ही दुखद होता है। तो इसलिए सबसे पहले शिक्षकों को, माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों को प्रोत्साहन दे के वो बाहर निकलें और थोड़ा सामाजिक कार्यों में भी भाग लें। ठीक है, आप बिजनेस में प्रोग्रेस करिए, फोकस रहिए, वो अच्छी बात है, लेकिन उसके संग संग आप समाज की तरफ भी देखिए। पहले जब 61 या 62 में जब इंडिया चाइना वॉर हुआ था, तब मुझे याद है कि जितने युवा थे कलकत्ते की, तो वो सारे झुंड बना के एक बना के मकानों में जाते थे और कंबल और चादर या स्वेटर इस तरह की चीज़ें इकट्ठा करके वॉर फ्रंट पे भेजते थे। आज वो चीज़ नहीं है। कोई युवा को बोलिए, कोई नहीं जाने के लिए तैयार होगा। तो इसी तरह ये जो हमारे इन्फ्लुएंसर हैं, आज के सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर हैं, वो अगर ये प्रेरित करेंगे तो युवा जरूर बाहर आएंगे। ये एकदम ऐसे निराशा भी नहीं है। आज अभी महिम में हुआ, महिम को सी बीच को साफ करने के लिए युवाओं ने ही आह्वान किया, तो 3 दिन के अंदर पूरा महिम का बीच उन्होंने साफ कर दिया। तो इसका मतलब है अभी हम पूरे निराश नहीं हुए हैं, अभी आशा है, आशा की किरण है। ज़रूरत है उनको मार्गदर्शन की। मधु जी ने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी हमें। उन्होंने कहा कि पहला उसका जो कारण है युवा पीढ़ी के नहीं आने का सार्वजनिक जीवन में, वो शुरू होता परिवार। परिवार का माहौल थोड़ा परिवर्तित हो गया। आज का युवा कन्फाइन हो गया एक जगह, कमरे में, मेरा कमरा मेरी टीवी, और कहते लोग मेरी टीवी मेरी बीवी, बस वो 2-3 चीज़ के बीच में कन्फाइन हो गया। वो इससे ऊपर नहीं निकल पा रहा है। टीवी में तो पूरी दुनिया देखता है, वो जो टीवी में क्या नहीं देखता, लेकिन उसका जीवन में उसका प्रभाव नहीं पड़ पाता क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देखता है वो। तो एक तो उस घर परिवार में सीमित रह हो गया है, वो एक बहुत बड़ी गलत काम हुआ। और उनके जो अभिभावक हैं वो भी उनको करना चाहिए, उनका मार्गदर्शन करना चाहिए, वो नहीं कर पाते हैं, उनको उससे नहीं निकाल पाते हैं। खुद तो निकलते हैं माता पिता, लेकिन उनको नहीं निकाल पाते हैं, इतना ज़्यादा वो जबरदस्त। एक तो उन्होंने कहा बहुत महत्वपूर्ण बात की सोशल मीडिया की। आजकल जो सोशल मीडिया है वो इतना, मैंने उसको बोलते हैं कि लोग यूनिवर्सिटी बन गई है, जो गलत बातें, फेक बातें फैलाती है, लेकिन लोग एंटरटेनमेंट होता है, लोग दिन भर उसमें गेम भी खेलते हैं, दिन भर उसी में लगे रहते हैं। तो एक इसने समय ले लिया, सबका ले लिया और स्व केंद्रित हो गए, सेल्फ सेंटर्ड हो गए। बस मैं हूँ, मैं अपनी भलाई देखता हूँ, मैं अच्छा हूँ तो दुनिया अच्छी है, इस प्रकार का स्व केंद्र हो गया। वो बाहर दुनिया है, दुनिया में अच्छी चीज़ भी है, ख़राब चीज़ भी है, तकलीफ़ भी है, आराम भी है, सुख भी है, दुख भी है, इन सब चीज़ से वाकिफ नहीं होते वो लोग। उन्होंने उदाहरण दिया, कोई ज़माने में जब 1962 में इंडिया चाइना वार हुई थी, तो युवा पीढ़ी ने काम किया था, घर घर गए थे, वो इकट्ठा किया था सैनिकों की सेवा के लिए, सैनिकों को देने के लिए, और लोगों को उस माहौल के लिए तैयार करने के लिए। शाम को ब्लैकआउट होता था, उसकी लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए। देश के लिए 2 वार चल रही है, मैंने अपने कम खर्च करो, पैसा बचाओ, पैसा बचा के सैनिकों को दो, सेना को दो। इस प्रकार का एक माहौल, ज़बरदस्त ऊर्जा दिखाई दी थी, जो अब ख़त्म हो गई है। और उन्होंने बताया कि ये, लेकिन इससे निराश नहीं होना है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि निराश नहीं होना चाहिए। निराश होकर के हम कोई काम नहीं कर सकते। उन्होंने बताया कि अभी सी बीच जो महिम सी बीच जो 3 दिन में साफ सफाई हो गई थी, और बहुत से काम होते हैं। कोविड में लोगों ने बहुत काम किया। कोविड जो बीमारी आई 2 साल तक लोग कन्फाइन हो गए, लेकिन काम करने वाले ने बहुत काम किया। जान की जोखिम में डाल के भी लोगों ने काम किया, दिखाया लोगों ने। हिंदू मुस्लिम एकता का नमूना दिखाया। लोग बढ़ गए, मंदिर बंद हो गए, मस्जिदें बंद हो गई, फिर भी लोगों ने काम किया और एक सेवा का नमूना भी पेश किया। उन्होंने दवाइयाँ बांटी घरों में, जो उस वक्त चाहे जो डेली वेज अर्नर थे, उनका खाने का पैसा नहीं था, डेली अर्नर को उनको खाना दिया। मैं जानता हूँ, मैं खुद उसमें इन्वॉल्व हुआ था, पुलिस में काफ़ी हेल्प की थी। ये है, इसलिए हो सकता है, ख़त्म नहीं हुआ है, हो सकता है। लोगों को मार्गदर्शन की ज़रूरत है, समयोचित बताने की ज़रूरत है। इस प्रकार हमने मधु शुक्ला जी से बहुत बात की। आइए हम बात करते हैं श्री सत्यनारायण देवरालिया जी से। देवरालिया जी भी आपका बहुत बहुत स्वागत था। आप तो
संस्थाओं में बहुत जुड़े हुए हैं, स्कूल कॉलेज से जुड़े हुए हैं, गौशाला से जुड़े हुए हैं, बहुत चीज़ों से जुड़े हुए हैं। तो आपको तो सार्वजनिक जीवन का बहुत बड़ा अभ्यास है, सार्वजनिक जीवन की बहुत बड़ी जानकारी है। ये संकट जो पैदा हुआ है, जो महसूस आप भी महसूस करते हैं, आज आप काम कर रहे हैं। आपके ताऊ जी, मुझे याद है, फूलचंद जी देवरालिया पद्मश्री हुए थे, बहुत बड़ा काम किया था उन्होंने। सार्वजनिक जीवन में बहुत सीधे सरल आदमी थे, बहुत बड़े घर के होने के बावजूद लोगों के बीच में जाना, बैठना, गरीबों के बीच में बैठना, अनपढ़ के बीच में उनको बदलना। आजकल तो लोग बैठना नहीं चाहते, किसी गरीब के साथ बैठना नहीं चाहते, वो सोचते मेरा कपड़ा खराब हो जाएगा। ये जो संकट आया है, और आपने जो इतना बड़ा काम किया है, युवा पीढ़ी, आपकी पीढ़ी ने, तो इस आदर्श को आपने कैसे इस चीज़ को झेला है और क्या भविष्य के बारे में सोचते हैं, संक्षेप में हम जानना चाहेंगे देवराली जी से। नेवर जी ने सारा डिटेल बता दिया वैसे तो, और बहन ने भी सारा बता दिया। वैसे हम लोगों का, बड़ों का भी कुछ कसूर है जो बच्चे लोगों को आगे नहीं लाते हैं। जैसे मैं अपना बचपन बता रहा हूँ, हम लोग जब थोड़े छोटे थे, 10, 12, 15 साल के जब हो गए थे, हमारे ताऊ जी और हमारे पिताजी हम लोगों को साथ ले जाया करते थे। कोई फंक्शन हो, सभा सोसाइटी हो, शादी विवाह हो, या अच्छे मतलब कथा वगैरह में और में ले जाया करते थे, बोला चलो, तो हम लोग जाया भी करते थे। आज यंग पीढ़ी को हम लोग बोलते हैं कि आओ चलो, वहाँ अच्छा फंक्शन है, कथा है, ये काम है, अच्छी संस्कार मिलेंगे। बोला ना, नहीं दादू, पापा आप ही जाओ, हम लोग तो घर में ही हैं। क्यों? कि वो लोग टीवी और मोबाइल में ही पागल हुए रहते हैं। तो कुछ कसूर हम लोगों का बचपन से उन लोगों को अपने सिखाया नहीं। जब वो 10-12 साल के हो जाते हैं, जब बोलते हैं चलो, उस टाइम नहीं जाएंगे। लेकिन वो 5-6 साल के रहे, तब से हम लोग, जैसे हम लोग बचपन में 5-6 साल के थे, तब से हम लोगों के पिताजी ताऊ जी ले जाया करते थे, तब से आदत पड़ गई। तो आज हम लोगों को बड़ों का भी कुछ कसूर है। दूसरा, जैसे विवेकानंद जी ने कहा था कि शिक्षा की बात बोले कि स्कूल, अगर स्कूल में बच्चा नहीं आ रहा है तो स्कूल बच्चों के पास चला जाए। तो आज वही हाल है। FTS हमारी, जो हम लोग भी उस संस्था में हैं, फ्रेंड ट्रेवल ऑफ सोसाइटी, उसमें 1 लाख स्कूल अभी पूरी इंडिया में चल रहे हैं और बच्चों को अच्छे संस्कार दे रहे हैं। वहाँ हर गांव में, किसी गांव में 25-30 बच्चे आते हैं, किसी में 50 बच्चे आते हैं। अच्छे संस्कार, माँ बाबूजी के पैर छू के आना, ये संस्कार हम लोगों की संस्था दे रही है। एक ये भी बहुत बड़ी बात है। दूसरा, कोई भी जाति का हो, जब तक अपने उसको शिक्षा में आगे नहीं लाएंगे, जब तक अपना भारतवर्ष उन्नति नहीं कर सकता है। आप फॉरेन में देखिए, हर आदमी शिक्षित हैं, तो वो ढंग से कल्चर से रहते हैं। आज हमारे भारतवर्ष में शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है। मेरे ख्याल से तो 20-25% आदमी शिक्षा में होंगे, बाकी अनपढ़ ही ज़्यादा हैं। आज देहातों में हम लोग देख भी रहे हैं ये सब। जैसे आज हम लोग लिलुआ का ही उदाहरण लीजिए, हम लोगों का जन्म लिलुआ में हुआ है। बैकवर्ड इलाका था, इंडस्ट्रियल इलाका था, लेकिन हम लोगों के बड़ों ने इतना काम किया। सबसे पहला स्कूल बना था सोनलाल देवरालिया बालिका विद्यालय 60 साल पहले। जबकि हमारी बहनें दूर जाया करती थी पढ़ने, तो उनको ये महसूस हुआ कि लड़कियां दूर जा रही हैं, यहाँ शिक्षा का अभाव है, तो उन्होंने, बड़ों ने ये सोच रखी कि यहाँ एक स्कूल बनाएं। आज वो लिलुआ शिक्षा नगरी हो गई है। 15-16 हज़ार बच्चे वहाँ 1 किलोमीटर के रेंज में पढ़ रहे हैं और अच्छे अच्छे स्कूल हैं, जैसे अग्रसेन बालिका शिक्षा सदन, अग्रसेन बॉय स्कूल, MC केजरीवाल, डन वास्को, मतलब अच्छे अच्छे स्कूल हैं। और सब एक दूसरे का ये सोचते हैं कि भाई हम अच्छा करें, वो सोचते हैं हम अच्छा करें, यही एक होना चाहिए। आज हम लोगों के कुछ कमी हम लोगों में भी है, कुछ बच्चों में भी है। इसका सुधार हम लोगों को लाना जरूरी है। जैसे आज नेवर जी ने आज बुलाया हम लोगों को, लेकिन बच्चे लोगों को ही बुलाना चाहिए। हम तो जितनी संस्था में जाते हैं, सब 60 साल से ऊपर के मिलते हैं, कोई यंग जनरेशन का हम लोगों को मिलता ही नहीं, क्योंकि हम लोगों की कमी हम लोग उनको ले जाते नहीं हैं। तो ऐसे करके हम लोग को आगे यंग जनरेशन को लाना होगा, तभी हमारा देश उन्नति करेगा, तभी हम प्रोग्रेस कर पाएंगे। और घरों की जो हाल हो गए हैं, आज बच्चों को बोले दोस्तों के यहाँ तो फट चले जाएंगे, अपने रिश्तेदार के यहाँ कोई और दुख में सुख में नहीं जाएंगे। बोले नहीं, आप ही जाओ। और दोस्त के यहाँ तो पूरे तैयार, शाम को तैयार होकर हम देखते हैं कहाँ जा रहे हैं, बोला आज दोस्तों की पार्टी है,
आज दोस्तों का जन्मदिन है, मतलब बेटा जन्मदिन तो रहने दो, अच्छे संस्कार सीखो। जन्मदिन पे क्या करोगे तुम लोग, नाचना कूदना, वह नहीं होना चाहिए। अच्छे जन्मदिन पे होना चाहिए अच्छे संस्कार। किसी गौशालों में जाके दान करो, किसी अनाथ आश्रम में जाके अच्छे काम करो और करो, यही होना चाहिए जन्मदिन का उद्देश्य। ये नहीं है कि केक काटे, वो सब अंग्रेजों के काम थे, हम लोगों के नहीं है। हम लोग के गुरुजी आए थे, बोला बेटा तुम लोग जो जन्मदिन करते हो, मान लो 40 साल का हो गए तो 40 दिए जला के घर में दिवाली की तरह मनाओ और घर में दिए सजाओ। वो करेंगे तो हम लोगों के बच्चों के अच्छे संस्कार आएंगे। और यही हम लोग चाहेंगे कि बच्चे अगर अच्छे संस्कार सीखेंगे तभी आज अपनी उन्नति कर पाएंगे, नहीं तो बड़ी मुश्किल आगे चल के। नमस्कार। श्री सत्यनारायण देवरिया ने कुछ और सच्चाइयों से रूबरू कराया हमको। उनका कहना है कि हम लोगों को बचपन में हमारे माता पिता अपने साथ अंगुली पकड़ के ले जाते थे, चाहे कथा वाचन हो, चाहे सार्वजनिक कार्य हो, चाहे परिवार के काम हो, चाहे समाज का काम हो, अपने ले जाते साथ, तो हम लोग शौक से जाते थे। अब वो स्थिति बदल गई है। अब आज युवा, हम अपने लड़के को ले जाना चाहें तो बोले पापा जी आप जाइए, आपका विरोध नहीं करेगा वो, लेकिन वो बोले हम अपने दोस्तों के साथ जाएंगे, पार्टी में जाएंगे, वो जाना नहीं चाहते। और हम न उनको बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करते हैं, हमको लगता है कि शायद पता नहीं बच्चा ना कर दे तो अच्छा नहीं लगेगा, एक दो बार रिक्वेस्ट की फिर ख़त्म हो गई। तो ये एक जो हमारा एक अधिकार था माता पिता का हम लोगों पर, वो अधिकार का संबंध अब लगभग ख़त्म हो गया है। अब वो कहते तो हम लोग कहते तो हैं उनको जाने के लिए, लेकिन जब उनको एक दो बार ना कर देते तो फिर उनको बहुत ज़्यादा हम भी जिद नहीं करते। और ठीक है, जब उनकी इच्छा नहीं तो हम क्यों, हम चले जाते हैं। उसके अलावा जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अब स्कूल में बच्चों को पढ़ा सकते, स्कूल नहीं जा सकते बच्चे, बहुत मजबूरी होती है तो स्कूलों को भेजिए। तो उन्होंने FTS जो शुरू किया है, उसमें 1 लाख स्कूलें हैं, हम लोग बच्चों को ले जाते हैं, पढ़ाते हैं, कराते हैं। पहले भी देखिए ऐसा था, हमको याद है मारवाड़ी बालिका विद्यालय जब 100 साल पहले खुली थी कलकत्ते में, लड़कियों की पहली स्कूल, तो सीताराम सक्सेरिया और अन्य जो लोग थे उनके साथ वो घरों में जाते थे, बच्चों को लेके आते थे, फिर बच्चों की टिफ़िन लेके आते थे वो, तब जा कर के ये बच्चों की स्कूल शुरू हुई, पढ़ना शुरू हुआ। तो इसका एक क्रांतिकारी जो काम है, एक टायरलेस काम होता है, जो सेक्रीफाइस करता है, वो अब आज के समय में नहीं है, जिसकी वजह से हम स्थिति को बदल नहीं पा रहे हैं, उन्होंने कहा। और आज भी देखिए, उन्होंने कहा कि लिलुआ को देखिए, एकदम पिछड़ा इलाका, एकदम मजदूरों का इलाका, एकदम कारखाने थे, छोटे छोटे कारखाने थे और सड़कें भी खराब थी, कोई माहौल कोई सोचता नहीं था। यहाँ पर इतने ज़्यादा शिक्षालय खुले, आज वहाँ पर स्कूल हैं, कॉलेज हैं, हॉस्टल्स हैं, और दुनिया भर की एक शिक्षा एजुकेशन हब हो गई वहाँ पर। सड़कों अभी भी संकीर्ण सड़कें हैं, लेकिन अभी भी उसके तकलीफ पा करके बच्चे जाते हैं, उनको आने जाने तकलीफ होती, सड़कें खराब, उसके बावजूद पढ़ने की तमन्ना होती है। और उस वक्त भी लोगों ने कहा था अभी युवा शिक्षित होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। इस तरह युवाओं का लिलुआ का काया पलट हुआ। और उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात की कि जैसे आज हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हमको स्टूडेंट्स से भी डिस्कस करना चाहिए, बच्चों से भी बात करनी चाहिए, बच्चों को भी बुलाना चाहिए। इसमें मैं देवराज जी को कह सकता हूँ, इसका हमने किया भी कई बार, युवाओं को बुलाया हमने, कई बार बुलाया। युवाओं से भी समझना चाहिए आखिर क्या मन में है उनके, क्यों नहीं आते वो, उनके दिमाग और उनके दिल को भी समझना पड़ेगा, तब जाकर काम होगा। आज गौशाला है, अनाथाश्रम है, उसको हम नहीं जाते हैं जहाँ पर सेवा का काम मिलता है। आज हम गाय की सेवा इसलिए भी करते हैं, गाय दूध देती है, जो है निरीह होती है, उनकी सेवा करने से पूरे समाज को फ़ायदा होता है, सब समाज को बेनिफिट होता है, तो वो नहीं करते। आज हम लोग जब केक कटिंग काटते हैं, बोले हमारे गुरुजी ने कहा था भाई केक कटिंग में आप ये मोमबत्ती क्यों जला, दिए जलाइए, रोशनी करिए, दिवाली का एक शुभ एक सात्विक माहौल पैदा करिए अपने परिवार में, जिससे लोग समझें। इस तरह के परिवर्तन करने बहुत ज़रूरी है। देवराज जी ने कहा, हमने मधु जी से बात की, देवराली जी से बात की, सार्वजनिक जीवन में ये समस्या क्यों खड़ी हुई इसको लेकर बात की। हम कुछ और बिंदुओं पर बातचीत करेंगे। फिलहाल समय हो गया ब्रेक का, हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं सार्वजनिक जीवन से दूर होती युवा पीढ़ी, और हमने अभी श्रीमती मधु शुक्ला जी से, उसके बाद सत्यनारायण जी देवरालिया से बातचीत की। दोनों ही हमारे प्रतिभागी कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, कई स्कूल कॉलेज से जुड़े हुए हैं, गौशाला से जुड़े हुए हैं। आइए मधु जी से फिर बात करते हैं। मधु जी, आपसे ये बात करनी कि
हमने देखा है कि युवाओं की अब प्राथमिकता बदल गई है। ऐसा भी देखा है, ऐसा नहीं कि सार्वजनिक जीवन में वो अभी जैसे लायंस क्लब है, कलकत्ता में 50-60 लायंस क्लब है, रोटरी क्लब है, नई नई क्लबें खुल रही हैं। पहले जैसे जो एक सेक्रीफाइस की भावना थी, स्वार्थ से ऊपर उठ करके काम करने, वो भले ही नहीं हो, लेकिन काम उनका हो रहा है। तो ये जो प्राथमिकताएं बदल गई है उनकी, इसका क्या कारण है? क्यों वो जाना चाहते हैं उसमें? वो आज गौशाला में काम नहीं करना चाहते हैं, आज वो कहीं गली कूचे में तकलीफ हो जाए कहीं तो उसमें काम नहीं करेंगे, लायंस क्लब में ठीक जाएंगे। वो लायंस क्लब में वो भरी पड़ी है कॉलेज, उनके वहाँ मेंबरशिप नहीं मिलती है, क्लबों में जा रहे हैं, क्लबें खुल गई, 50-60 क्लबें खुल गई, हर पाड़े में क्लबें खुल गई। तो ये परिवर्तन का क्या कारण है मधु जी? इस परिवर्तन का कारण ये हो गया है कि मनुष्य जो है या युवा पीढ़ी जो बोलिए, तो युवा पीढ़ी जो है वह स्व केंद्रित हो गई है। इन क्लबों में जाने का मतलब है समाज सेवा उतना नहीं रह गया है जितने की स्व की सेवा। माने हमारा जितना लिंक बढ़ेगा, जितना लोगों से वो होगा, संबंध होंगे, तो उतना हमें बिजनेस मिलेगा। पहला तो सबसे पहला तो यहाँ ये सेवा छोड़ के अपना बिजनेस आ गया है। तो जब बिजनेस आपका पहले नंबर पे आ जाता है और सेवा पीछे चली जाती है, तब ये ऐसा होता है। तो ठीक है, बिजनेस भी होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, लेकिन संग संग में सेवा भी होना चाहिए। खाली सेवा ही नहीं, ये हम एक ट्रेंड हो रहा है जो बहुत ही भयंकर अवस्था की तरफ जा रहा है। आए दिन हम लोग अखबारों में पढ़ते हैं कि इतने छोटे छोटे युवा बच्चे जो हैं, लड़के हो लड़कियां हो, आत्महत्याएं कर रहे हैं। ये आत्महत्या एक दिन के कारण से या किसी कारण से नहीं होती है। इसका बहुत पहले कभी कभार साल में 1 या 2 बार कुछ देखने को मिलता था पेपर में कि किस फलाने आत्महत्या कर ली। अब तो 16 साल, 15 साल, 17 साल, 18 साल के बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। इस आत्महत्याओं का कारण क्या है कि हम एकल फैमिली हुई कि हम 2 और हमारे 2 या 1। तो जब अपने ही परिवार से आप अलग हो जाते हैं तो वो एकाकीपन बच्चों के जीवन में शुरुआत से ही आ जाता है। जब बच्चे शुरू से ही एकल हो जा रहे हैं तो उस समय उनके दुख सुख समझने वाला उनके पास कोई नहीं होता है। माता पिता के पास बच्चे जाना नहीं चाहते हैं कि उनको क्यों डिस्टर्ब करें। तो वो अकेलापन इतना ज़्यादा दिमाग में बैठ जाता है कि वो सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं। सेल्फ सेंटर होके वो एक तरह की विकृति में बदल जाता है और वो विकृति उनको आत्महत्या की तरफ ले जाती है। बिना किसी कारण के आत्महत्या क्यों करते हैं? ये सिर्फ एक एकाकीपन है जिसके कारण बच्चे आजकल आत्महत्या कर रहे हैं। तो ये एक बहुत भयंकर अवस्था की तरफ हमारी सोसाइटी जा रही है। तो इसके लिए सबसे बड़ा एक सुयोग मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले माता पिता अपने बच्चों को के संग में 70-80% बिताएं। उनको अपने परिवार में सबसे मिलाएं, समाज में मिलाएं और स्कूल में भी सभी बच्चों के संग में उनको उठना बैठना सिखाएं। ये नहीं कि एक सेलेक्टिव बच्चों के संग ही वो अपना संबंध बनाएं। और उसके बाद भी जब स्कूल और कॉलेज से निकलने के बाद भी जब वो बिज़नेस में आते हैं या नौकरी में आते हैं, तो नौकरी में आजकल क्या हो रहा है कि सब विदेश चले जा रहे हैं या साउथ इंडिया जा रहे हैं या नॉर्थ इंडिया जा रहे हैं। तो ठीक है, उसमें कोई ख़राबी नहीं है, जाएं, अच्छा है, अपना फोकस करें, लेकिन उसके संग संग वहाँ जो उनको अकेलापन झेलना पड़ता है वो पेरेंट्स को नहीं पता है। यहाँ पेरेंट्स भी अकेले हो जाते हैं, वहाँ बच्चे भी अकेले हो जाते हैं। तो ये जो अवस्था है बहुत ही ख़तरनाक है, जिसको हमें दूर करना की पूरी कोशिश करनी चाहिए। और मैं फिर एक बार कहती हूँ कि युवा पीढ़ी हम लोगों की बात नहीं सुनती है, माँ बाप की बात नहीं सुनती है। वो आज के जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर हैं समाज के, उनकी बात सुनती है। तो ये इन्फ्लुएंसर अगर आते हैं सामने और युवा पीढ़ी को अब समझाते हैं कि आप समाज में मिलिए, समाज के लिए कुछ करिए, तो वो ज़रूर करेगी। इतना भी अभी निराशा के अंधकार नहीं छाया है। मधु जी ने कुछ नई बातें कही हम लोगों को। उन्होंने कहा कि जो युवा पीढ़ी है वो थोड़ी सेल्फ सेंटर्ड हो गई है। पहले वो झांकती थी आगे बाहर में कि भाई कहाँ की तकलीफ है, कहाँ आराम कष्ट है, तो उनको जाकर काम करती थी, उनको एक सुख का अनुभव होता था। लेकिन अब वो सेल्फ सेंटर्ड हो गई, आत्म केंद्रित हो गई है और धीरे धीरे विकृति हो गई। जब आदमी आत्म केंद्रित होता, अकेला हो जाता है, तो उसमें विकृति आ जाती हैं और विकृतियों के बाद डिप्रेशन आ जाता है। उन्होंने उससे है यही वजह कि आज सुसाइड केसेस बढ़ रहे हैं, आत्महत्याएँ बढ़ रही हैं।
और उन्होंने कहा कि ये एक भयंकर अवस्था है जो आने वाले समय में हम सबको फेस करनी पड़ेगी। और अभी जो बच्चे जो कोई भी पढ़ाई लिखा लेंगे, हमारे देश में शिक्षा पद्धति बहुत बढ़िया है, बड़े बड़े टेक्निकल कॉलेज खुले हैं, आज पूना को लीजिए, आज कोटा को लीजिए, एक से एक बड़े इंस्टीट्यूट खुले हैं, फिर भी विदेशों में जाकर पढ़ने जाते हैं वो, तो पता नहीं इनको क्या विदेश, और कई जगह विदेशों में सेटल कर जाते हैं, परिवार से अलग हो जाते हैं। ये बड़े संकट हैं जिनको हम समझ करके इनको वापस हम अपने कंट्री में बढ़ा सकते हैं। आइए हम देवरालिया जी से बात करें। देवरालिया जी, जैसे उन्होंने कहा सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, आत्मकेंद्रित हो जाती है, क्यों होते हैं आत्मकेंद्रित, क्यों नहीं वो ऐसा है जी। अभी जो हम लोग देख रहे हैं पूरे भारतवर्ष में, आज बच्चों के संबंध हो जाते हैं, सगाई वगैरह हो गई, शादी सगाई के बाद कितनी सगाइयाँ छूट रही हैं, तो ये उन बच्चों का तो कुछ बिगड़ता नहीं, बड़ों का मरना हो जाता है। क्यों छूट रही? कि उन बच्चों में सहनशीलता नहीं रही, न लड़कियों में रही सहनशीलता, न लड़कों में रही। हम आज कितने घरों में देख रहे हैं कि आज सगाई हुई है, 1-2 महीना बाद मतलब डेट कब फिक्स हुई शादी की, मतलब डेट तो जब फिक्स हो ना जब सगाई रहेगी, सगाई टूट गई। मतलब शादी के बाद 2-2, 3-3 साल, 1-1 साल, 4-4 साल के बाद संबंध टूट रहे हैं। ये अपने समाज में सबसे गलत काम हो रहा है। क्यों हो रहा है? ये हम लोगों की भी, बड़ों की भी गलती है और बच्चों की भी गलती है। खूब पहले मिल लें, जुल लें, खूब देख लें, बाद में जो ये संबंध तोड़ लेते हैं, शादी के बाद संबंध टूट जाते हैं, सगाई के बाद टूट जाते हैं, ये समाज के लिए बहुत बड़ा गलत है। पहले ऐसा नहीं था, हम लोगों के भी सब हुए हैं, आज से 30-40 साल पहले ऐसा कोई काम नहीं था जो सगाई टूटती थी या संबंध टूटते थे। ये बात ज़रूर है। दूसरा, यंग जनरेशन ये ज़रूर है कि मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा धर्म के प्रति तो उनकी रुचि बढ़ी है, मंदिरों में जाना आना, या गौशालों में उनको बोलेंगे गौओं के यहाँ जाओगे तुम्हारी ऐसे ऐसे तरक्की होगी, तुम्हारी शिक्षा बहुत अच्छी मिलेगी, तुमको वाइफ बहुत अच्छी मिलेगी। लड़की को बोलेंगे तुमको लड़का बहुत अच्छा मिलेगा, तो गौशाला में भाग के जाते हैं। ये हमने ज़रूर देखा है। क्लब वगैरह में तो क्या है कि जो क्लबों का हाल बहुत ख़राब है। क्यों? एक तो वहाँ यार दोस्त मिलते हैं, दूसरा वहाँ पीना खाना रहता है, इसलिए क्लब में जाएंगे, अच्छे काम में नहीं जाएंगे। क्लब में आप उनको बोलिए ज़रूर दौड़ के जाएंगे, क्योंकि उनके यार दोस्त उस ढंग से मिलेंगे। हुक्का वगैरह आजकल खूब चल पड़ा है, वो भी गलत है। पीना खाना चल पड़ा है, वो भी बहुत गलत है। ये जो परिवार टूट रहे हैं और है, इनको अपने को रोकना होगा। जब तक समाज एक नहीं होगा, ये जो रोज़ सगाई टूट रही है, रोज़ जो विवाह टूट रहे हैं, सबसे गलत काम हमने तो ये देखा है जी। इतने सालों में, 4-5 सालों के अंदर कितने घरों में सगाइयाँ टूट रही हैं, विवाह टूट रहे हैं। आपको पहले भी बोला कि बच्चों का तो कुछ बिगड़ता नहीं, बड़ों का तो मरना हो जाता है। अब वो बच्चे फिर ये समझ लीजिए कि लड़के का संबंध होना भी बड़ी मुश्किल से होता है। फिर लड़के का संबंध भी बाद में अगर टूट गया तो बहुत बड़ी मुश्किल से होता है। ये सब अपने लोगों को आगे आके एक पूरे समाज को एक होके ये सब चीज़ रोकनी होगी कि भाई ऐसे काम, गलत काम अपने समाज में नहीं होने चाहिए। मैं ये देख रहा हूँ ज़्यादा ये व्यवहार जो है ना अपनी जाति में हो रहे हैं। मैं बंगालियों में भी उठ बैठ है, बंगालियों में ऐसा नहीं है। सरदार जी लोगों में भी हमारी उठ बैठ है, उनमें भी ऐसा नहीं है। बॉम्बे आता जाता हूँ, गुजराती भाइयों में है, उनमें भी ऐसा नहीं है। बहुत कम, मतलब 5%। हमारे यहाँ भी 50% काम हो रहा है। ये अपने लोगों को, समाज को आगे आके इस चीज़ को रोकना होगा, ये ज़रूरी है। मैं तो यही बोलूँगा आपको। देवरालिया जी ने कुछ समस्याओं और कुछ नई जो बीमारियां हैं, जो समस्याएं, उनकी तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया कि ये सार्वजनिक जीवन से जो नहीं आ रहे हैं उसका क्या बाई प्रोडक्ट क्या है, उसका क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक तो सगाएं, चूँकि परिवार में, परिवार बहुत जरूरी, परिवार एक बेस होता है, और परिवार में विवाह संबंध उसका भी बेस होता है। 2 परिवारों के संबंध होते हैं। तो आजकल सगाइयाँ होती हैं, टूट जाती है, वो लगता है जैसे कोई गाजर मूली की तरह हो गई है कि आज सगाई हुई और कुछ महीने बाद टूट गई। अब उसके लड़की का परिवार भी बेहाल हो जाता है, लड़कों का बेहाल हो जाता है, तो ये तकलीफ शुरू हो जाती है उनको। उन्होंने कहा कि ये सहनशीलता की कमी हो गई। थोड़ा सा आदमी 100% सही नहीं होता कभी भी। सब चीज़ हम लड़की के परिवार में देखें 16 आना सब बढ़िया होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। सब जगह अपनी अपनी कमजोरी होती है, लेकिन एक कुल मिला करके देखा जाता है वो चीज़ ख़त्म हो गई। और पहले तो क्या, जैसे भी शादी हो गई लोग निभाते थे उसको। हाँ, उन्होंने एक चीज़ मानी, हाँ धर्म के मामले में थोड़ी रुचि बढ़ी है, पहले मंदिर जाने लग गए हैं उसका, लेकिन धार्मिक मूल्य, जो धर्म के मूल्य है उनको हम अडॉप्ट नहीं करते। वो जरूरी है, धर्म घंटी बजाना, जाके महाराज जी के वचन सुन लेना वो अलग बात है, लेकिन एक धार्मिक मूल्य तो आना चाहिए, अपनाने चाहिए।
जो धार्मिक मूल्य से तो जीवन इतना हजारों साल से चल रहा है, पहले शिक्षा भी नहीं थी, धार्मिक मूल्य से तो चला सारा, तो वो चीज़ बंद हो गई। उन्होंने कहा एक क्लब कल्चर, क्लब में को क्लब कल्चर, उसमें पीना खाना और तरह तरह की गंदियाँ जो होती चीज़ें, उससे क्या जीवन में आत्मसात करता है, फिर उससे निकल नहीं पाता आदमी। उन्होंने कहा ये और परिवार को टूटने से बचाना होगा, विवाह विच्छेद रोके, ये समाज का काम है, ये एक दो व्यक्ति नहीं कर सकता, समाज में ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा इस तरह के विच्छेद न हो, क्योंकि उसमें विच्छेद में फिर आदमी उसी समस्या में उलझ जाता है, माँ बाप भी उलझ जाते हैं। लड़की का विच्छेद हो गया, अब माँ बाप तो उसी में उसका पूरी ज़िंदगी खप जाती है, कई परिवार टूट जाते हैं उसमें। ये आदि आदि कई बातें देवराली जी ने कही, हम कई बिंदुओं पर बात की, महत्वपूर्ण बिंदुओं की इससे संबंधित। अभी कुछ हम और बिंदुओं पर बातचीत करेंगे। फिलहाल समय हो गया ब्रेक का, हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं सार्वजनिक जीवन से दूर होती पीढ़ियाँ, युवा पीढ़ी। और अभी ब्रेक में जाने के पहले सत्यनारायण जी देवरालिया और उसके पहले मधु शुक्ला जी ने बहुत सी बातें बताई जो इस दूर होने के वजह से जो समस्याएं पैदा हो रही हैं, पारिवारिक समस्याएं पैदा हो रही है, सामाजिक समस्याएं पैदा हो रही है, और उससे कैसे समाज रूढ़ हो रहा है, उससे समाज कैसे प्रभावित हो रहा है, उनके बारे में बहुत सटीक बातें उन्होंने कही। आइए मधु जी से बात करते हैं। मधु जी, आपका फिर से स्वागत है। मैं आपसे कुछ महिलाओं को लेकर बात करना चाहता हूँ। महिलाएं की शिक्षा बहुत बड़ी है पहले से। पहले आज से 50-60 साल पहले लड़कियां स्कूल पढ़ने जाती नहीं थी, आज पढ़ती ही नहीं है, पढ़ने में बहुत आगे हैं। जब उनका रिजल्ट निकलता है देखते हैं लड़कों से ज़्यादा अच्छा लड़कियां करती हैं, क्या करें। और लड़कियां उद्यम में भी हो गई हैं। जैसे आप तो पुरानी पीढ़ी की, आप नई लड़कियां तो जॉब करना चाहती हैं, नौकरी करना, अपना काम करना चाहती है, इसमें बहुत नो डाउट। लेकिन धीरे धीरे जो पब्लिक के इंटरेस्ट की जो चीज़ें हैं, जो जहाँ पारिवारिक फायदे होते हैं, जहाँ पारिवारिक मिलन होते हैं, उनमें लड़कियां भी शरीक नहीं हो पाती हैं। वो भागवत गीता का सुनने तो चली जाएंगी भागवत का, लेकिन परिवार के काम में जब उसको जीवन में उतारने का सवाल आता है वो नहीं उतार पाती। तो लड़कियों में ऐसी क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि लड़कियां से समाज बनता, परिवार लड़कियों से बनता है, इसमें दो राय नहीं है। एक लड़की पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है। तो ये संकट क्यों आए, बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे आपसे। ये संकट इसलिए आया है कि लड़कियों में बहुत प्रोग्रेस हुई है, बहुत पढ़ने लगी हैं लड़कियां। इतना पढ़ने के बाद भी जब वो नौकरी करती हैं, अभी हर वर्ग में, हर जाति की लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। और वो आज मैं बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोल रही हूँ कि आज मेरे घर में जो मेड काम करने आती है उसके बच्चे भी इंग्लिश मीडियम से पढ़ा रही हैं, उनके बच्चे भी काफ़ी अच्छा करके कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं। तो वो उससे लगता है कि समाज में कितनी प्रोग्रेस हो रही है और लोगों के विचार खुल रहे हैं, दिमाग खुल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आके लड़कियों को परेशानी होती है। उसके कारण ये है कि उनके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी होती है। शादी के जब तक माता पिता के पास हैं तब तक तो माता पिता पूरा सहयोग करते हैं, लेकिन जब शादी हो जाती है, शादी के बाद वो पूर्णतः स्वच्छंद रूप से अपना जीवन नहीं चला पाती, क्योंकि उनके ऊपर घर की जिम्मेदारी भी है, बाहर की भी जिम्मेदारी है। वो अपना काम नहीं छोड़ती हैं, छोड़ना भी नहीं चाहिए, किस लिए छोड़ें। तो वो दो जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाती हैं, लेकिन इससे क्या होता है, उनके ऊपर बहुत स्ट्रेस पड़ता है। मेंटल वो स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो स्ट्रेस निकलता है, चाहे वो पति के संग में झगड़ा हो या परिवार के संग हो, लेकिन इस स्ट्रेस का ये रूप सामने आता है। तो दूसरी बात है, महिलाओं को बाहर निकलने के लिए सुरक्षा चाहिए। जो सुरक्षा आज यहाँ कलकत्ते में तो बहुत अच्छी है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में सुरक्षा बहुत ही ख़राब है। दिल्ली वगैरह में तो बहुत ज़्यादा लड़कियाँ 6 बजे के बाद बाहर निकलने में डरती हैं। यूपी में भी बहुत ख़राब है, बिहार में भी बहुत ख़राब है। उस मामले में कलकत्ता सबसे अच्छा है। आज भी रात के 11 बजे 12 बजे भी लड़कियां घर आती हैं, काम करके आती हैं, और जो ऐसे मौज मस्ती के लिए जाती हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो काम पे जाती हैं वो सुरक्षित वापस लौटती हैं। तो
तो लड़कियों के ऊपर जिम्मेदारी बहुत हो जाती है, इसलिए वो सामाजिक कार्यों में इतना भागीदारी नहीं कर पाती, क्योंकि उनके ऊपर घर की भी जिम्मेदारी है, बाहर उनके सर्विस की है, या बिजनेस करती हैं तो बिजनेस की है। लेकिन मेरे ख्याल से लड़कियां जितने अच्छे से ये दो जिम्मेदारी निभाती हैं, पुरुष इतना नहीं कर सकते हैं। मधु जी ने एक बात बहुत अच्छी कही, खासकर लड़कियों के बारे में। लड़कियों में लड़कियां बहुत पढ़ी लिखी हैं, काम करती हैं, व्यापार भी करती हैं, आज बाहर भी निकलती, आज सुरक्षित है, इसमें दो राय नहीं। आज लेट नाइट भी लड़कियां जॉब करके आती हैं, कलकत्ता सुरक्षित जगह है। इसीलिए ये भी कारण है बहुत बड़ा कि अब पहले तो जॉब नहीं करती थी लड़कियां, काम करते, अब वो जॉब करने लगी तो एक दायित्व हो गया उनका, परिवार का भी दायित्व संभालते हैं, दो चीज़ संभालते हैं, घर का दायित्व भी उनके जिम्मे है और जॉब भी करती हैं या नौकरी करती हैं या अपना काम करती हैं, तो ही इसकी वजह से उनको टाइम नहीं मिलता। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि लड़कियां आनी हैं। तो आइए हम उनकी इस बात के बाद एक लेते हैं ब्रेक, उसके बाद में हम समापन करेंगे श्री देवराली जी से एक छोटे से ब्रेक के बाद। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं सार्वजनिक जीवन से दूर होती युवा पीढ़ी, और अभी हमने मधु शुक्ला जी से बातें की, खासकर लड़कियों के बारे में, उनकी क्या समस्या है, उन्होंने कुछ कारण बताए, इसलिए बहुत निराश, क्योंकि उनके पास दायित्व बढ़ गया आने वाले। अब चूंकि शिक्षा बढ़ गई, लड़कियां काम करने लग गई, अपने पाँव पर खड़े होने लग गई, तो उनको नेचुरली एक उनका वो परिवार से जब बाहर निकली, घर से बाहर निकली, तो उनके दायित्व बढ़ गए। इस वजह से भी वो बहुत ज़्यादा सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं आ पाए। आइए हम बात करते सत्यनारायण जी देवराली। देवराली जी, इसमें दो एक, क्योंकि आप बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, बल्कि आप उस परिवार के व्यक्ति हैं जो सामाजिक काम की एक पीढ़ी है, आपके यहाँ पहले से भी काम हुआ है, आपको विरासत में मिला है समाज सेवा। देवराली जी, एक दो बातें हैं जो कार्यकर्ता प्राय अक्सर शिकायत करते हैं। पहली बात तो उनका कि कार्यकर्ताओं को महत्व नहीं दिया जाता, कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं होता है। दूसरा वो उनका कहना कि मेरे पास तो स्टूडियो में, मेरे टीवी में, अखबार में लोग आते हैं। दूसरा उन्होंने वो लोग कहते हैं कि साहब पैसे का महत्व बहुत बढ़ गया है, जिसके पास पैसा है उसको फोकस मिलता है। अखबार वाले भी, हम लोग अखबार उन्हीं की फोटो छापते हैं, टीवी में उन्हीं को फ्लैश करते हैं। जो कार्यकर्ता है, चाहे बेचारा आर्थिक खराबी के बाद भी कार्यकर्ता है, समय देता है, उसको उतना महत्व नहीं दिया जाता समाज में। इस वजह से भी लोग आने से वाली पीढ़ी है। तीसरा जो मैं कई अब जो संस्थाएं काम कर रही हैं, पहले इतने झगड़े नहीं होते थे, अब संस्थाओं में झगड़े होने लगे, पद के लिए झगड़ा, माने इलेक्शन नहीं होता है, इलेक्शन में होता तो किसी पोस्ट पाने के लिए झगड़ा, ये दो तीन चीज़ें हो गई। इसकी वजह से भी लोग कहते हैं कि लोग कम रुचि रखते हैं। आपका क्या मानना है? संस्थाओं में ये बात तो जरूर है जी कि आपस में मतलब मिलन कम रह गया है। एक तो संस्थाओं में इलेक्शन नहीं होना चाहिए, अपना जो ख्याल है, इलेक्शन की वजह से दो ग्रुप हो जाते हैं। सर्वसम्मति से बनाइए, किसी को बनाना हो तो। आज कलकत्ता में एक ऐसी संस्था श्री राम सेवा समिति, उसमें कोई पद नहीं है। उसमें मैं आपको बताता हूँ, मेरे ख्याल से 90-95 ट्रस्टी हैं, और उसमें 25-30 ऐसे कार्यकर्ता हैं कि आप उनको बोलो कि आगे में कूदना तो अभी कूद जाएंगे वो, और अच्छा काम देख रहे हैं। आप उनको ड्यूटी बांट देते हैं कि भाई आपको ये स्कूल में जाके देखना है, आज ये काम करना है, इस हफ्ते में ये आदमी जाएगा, इस हफ्ते में ये आदमी जाएगा, इस हफ्ते में गौशाला ये आदमी जाएंगे, तो बिल्कुल जाते हैं, क्योंकि वह पद का कोई मतलब नहीं है। जो कार्यकर्ता को जितनी अपनी इज्जत देनी चाहिए उतनी इज्जत नहीं दे पा रहे हर संस्था वाले, खाली पद को ही देते हैं। दूसरा क्या है, अपने समाज में हो गया पैसे का महत्व। जो खूब पैसे वाला हो उसको तो खूब इज्जत देंगे, हाँ ये ऊपर बिठाएंगे, ये करेंगे। जो कार्यकर्ता हैं उनको आज इज्जत अपने लोग कम दे रहे हैं, हालांकि देनी चाहिए कार्यकर्ता को इज्जत, तभी तो काम आगे बढ़ेगा। अगर कार्यकर्ता एक नहीं रहेंगे, काम को कौन करेगा? वह बात अपने को सोचनी चाहिए। कार्यकर्ता को हमेशा इज्जत देनी चाहिए। रहा लड़कियों का सवाल, मैं तो ये देख रहा हूँ लड़कों से लड़कियां ज़्यादा होशियार हैं। आप ऑफिस में देख लीजिए, हम लोगों के ऑफिस में है, कहीं भी है, लड़की जो काम जितना ढंग से करेगी और वो 7-8 घंटे में, जेंट्स इतना काम 10 घंटे में भी नहीं कर पाता है। ये लड़कियों में शिफ्ट है। दूसरा, लड़कियों का दिमाग तेज है, अच्छा दिमाग है, सर्व दिमाग है, खुरापाती दिमाग नहीं है। मैं तो स्कूल में भी देखता हूँ, लड़कियों का स्कूल में भी है 5000 बच्चे हैं, लड़कों के स्कूल में 2700-2800 लड़के हैं। लड़कियाँ जितना
एक्टिव हैं, जितने पढ़ाई में होशियार हैं, जितने हर योग्यता में और में जिसमें खेल कूद में और में, आज हमारे गवर्नर हाउस में भी प्रोग्राम करके आती हैं लड़कियां अग्रसेन बालिका की, और A1 प्रोग्राम करके आती हैं। इतने लड़के लोग नहीं कर पाएंगे। ये लड़कियों को अपने को बढ़ावा देना चाहिए। पहले वाली बात नहीं रह गई कि लड़कियां सिर्फ घरेलू रह गई। आजकल लड़कियां बिजनेस में भी आगे हैं, हर क्षेत्र में आगे हैं। एक कमी जरूर है अपनी लड़कियों में, पहनावा थोड़ा खराब होता जा रहा है। उसमें थोड़ा सा अपने लोगों को, समाज को, जैसे मैं आपको बोला था सगाई का, विवाह का, पहनावे में थोड़ा सा अपने लोगों को कड़ाई करनी पड़ेगी। पहनावा थोड़ा सा खराब होता देख रहा हूँ मैं, तो हर जाता हूँ ना, तो पहनावा थोड़ा सा पसंद नहीं आ रहा है अपने लोगों को लड़कियों का। वो उस पर भी अपने लोगों को ध्यान देना चाहिए, समाज को मीटिंग करके और करके पहनावे पे डिसेंसी होनी चाहिए, डिसेंसी होनी चाहिए। ठीक बात। वो थोड़ा देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे होंगे कि पहनावा इतना अच्छा नहीं रहा जैसे पहले जैसा था। उस पर अपने लोगों को ध्यान देना चाहिए। बाकी समाज आगे है, बच्चे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, बिजनेस में बहुत तेज हैं। जैसे हमारी 3 जनरेशन, हमारे से ज़्यादा होशियार हमारे लड़के हैं। हमारे लड़के से ज़्यादा हमारे जो पोते हैं, ग्रैंडसन हैं, वो ज़्यादा होशियार हैं बिजनेस में। मैं तो देख रहा हूँ बॉम्बे, कलकत्ता ऑफिस में जाके बैठता हूँ, लड़कों से ज़्यादा अच्छा बिजनेस करते हैं कम टाइम में। वो 6 घंटे में जितना काम करेंगे, हमारा लड़का 8 घंटे में करेगा, हम लोग 10-12 घंटे में नहीं कर पाते हैं उतना काम। ये जरूर है उनकी आगे बढ़े हैं बच्चे। अगर हर घर का तो नहीं होगा, लेकिन मैं अपने घर का तो जरूर बता रहा हूँ कि 3rd जनरेशन बहुत आगे निकल रही है। अगर सही, सभी घरों में है। सभी घरों में है तो बहुत ही अच्छी बात है ये। वही अपने लोगों को सोचना चाहिए। बाकी बच्चों को आगे लाना चाहिए हर क्षेत्र में। नमस्कार। श्री देवरालिया जी ने कहा, और बहुत सही कहा कि जो नई जनरेशन है व्यापार में तो बहुत अच्छा काम कर रही है, मेहनत भी कर रही है व्यापार में, लेकिन जो पब्लिक लाइफ है या सोशल लाइफ उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन ये एक ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि उद्योग में, व्यापार में वो परिवार के को दायित्वशील हैं, जिम्मेवारी है उनमें, जवाबदेही भी उनमें है। तो ये अच्छी बात है। इसलिए जो चीज़ें कमी है उनको हम ठीक कर सकते हैं। कोई विरक्ति वैसे विरक्ति नहीं है, लेकिन उनको ठीक किया सकता है। वो हमारे चेष्टा करेंगे तो वापस फिर हो सकता है, या थोड़े दिन बाद में फिर उनको जब महसूस होगा कि नहीं, हमें सार्वजनिक कार्यों में आना चाहिए, उसमें आगे बढ़ना चाहिए, वो हमारे हित में है, पूरे माहौल को बनाना हमारे हित में है, तो लड़के आएंगे। इस प्रकार सार्वजनिक जीवन से दूर होती युवा पीढ़ी एक बहुत ही मौजूद, बहुत ही सामयिक विषय पर हमने बातचीत की। सारे बिंदुओं पर बातचीत की हमने, शिक्षा से लेकर धर्म से लेकर के जितने भी बिंदु हो सकते हैं उन सब पर बात की। क्या खामियां हैं, क्या हमारी अच्छाइयां हैं, क्यों हम कमज़ोर पड़ रहे हैं, क्यों हमारे उसमें कैसे ठीक किया जा सकता है, इन सब पर भी हमने बातचीत की। हम बहुत आभारी हैं श्रीमती मधु शुक्ला के, श्री सत्यानंद जी देवरालिया के, जिन्होंने इस विषय पर बहुत बातें रखी, बेबाक बातें रखी, कमजोरियाँ भी बताई और हमारे प्लस पॉइंट भी बताए, हमारे पॉजिटिव पॉइंट बताए। हम चाहते हैं हमारे दर्शक भी इस मामले में कोई राय रखते हो तो हमें लिख करके भेजें। हमारा पता है ताज़ा TV 37 शेक्सपियर सरनी कलकत्ता 17। आप हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता भी है response@tajatv.com। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नए प्रतिभागियों के साथ और नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।